इनकम टैक्स नाम सुनते ही जो मिडिल क्लास आदमी है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। सोचता है 4 दिन की जिंदगी है, 4 पैसे की कमाई है और 4 बोतल वोडका है और पार्टी अभी बाकी है, और उस 4 में से 10%, 20%, 30% इनकम टैक्स में चला जाता है। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को लेकर आप, हम और हम जैसे हजारों लोग हमेशा परेशान रहते हैं। आज बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स अल्टीमेटली हमारा वो कंट्रीब्यूशन है जो हमारे खुद के, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के तरफ दिया हुआ हमारा एक छोटा सा बिट है, विच इज ऑफ कोर्स इन द सेफ हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, विच इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। तो भाई इनकम टैक्स के बारे में सब लोग काफी परेशान रहते हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए कैसे डिडक्ट होता है, कहां से डिडक्ट होता है। आज का वीडियो है इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर दोज पर्सन हु आर सैलरीड। जो इसके अदर हेड्स हैं, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, वो भी मैं वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आज का फोकस है इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी, उसके बेसिक्स को पढ़ेंगे विद स्पेशल फोकस ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। जो शब्द है उसके अंदर पहला शब्द आता है इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स आखिर होता क्या है? तो भाई ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है। द इनकम टैक्स टर्म रिफर्स टू अ टाइप ऑफ टैक्स that the government impose on income generated by business and individuals within their jurisdiction. By law, one must file an income tax return annually to determine their tax obligations. Income tax are a source of revenue for governments. They are used to fund public services, pay government obligations and provide goods for citizens. And as I said, इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं दैट इज आवर बिट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो भाई एक अच्छी सी डेफिनेशन है। आप अगर इसको अपने एग्जाम में कभी लिखने को आए, आप किसी एग्जाम में लिखना चाहते हैं, तो पर्सनल लाइफ में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए तो डेफिनेशन अच्छी खासी है ही, बट दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ व्हाट इनकम टैक्स इज। इनकम टैक्स मतलब आपकी जो कमाई हुई धनराशि है, इनकम है, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। अब दो वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इनकम टैक्स में, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। इनकी बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है, एग्जांपल भी यहां लिख दिए हैं। बट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जिस ईयर में हम इनकम को कमाते हैं, द ईयर इन विच वी अर्न दैट इनकम इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। यानी कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक जो भी इनकम मैं कमाऊंगा वो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की इनकम कहलाएगी। सो द फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम, क्लियरली लिखा हुआ। और असेसमेंट ईयर क्या होता है? आप जानते हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न ना हम अगले साल भरते हैं। अगले साल से मतलब जिस ईयर में वी हैव अर्न द इनकम, in the subsequent year we will be filing the income tax return. So assessment year क्या है? The year which immediately succeeds the financial year is called an assessment year. तो भाई assessment year is the year that comes after the financial year. तो बेसिक सी बात है, फाइनेंशियल ईयर में कमाया और उसके अगले साल में जैसे 2022-23 में जो भी इनकम हम पाएंगे उसका 2023-24 के अंदर रिटर्न भरेंगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का असेसमेंट ईयर है 2021-22। यहां ध्यान दीजिए, असेसमेंट मतलब इनकम टैक्स का असेसमेंट। तो इस ईयर की जो इनकम है उसका असेसमेंट अब कम करेंगे, इस ईयर में करेंगे, तो ये कहलाएगा असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। यानी जब हम असेसमेंट ईयर में पहुंच जाते हैं तो हम इसको फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पिछला साल है ना, दिस ईयर इज ऑलरेडी गॉन, इट्स अ प्रीवियस ईयर नाउ। So when we enter an assessment year while calculating income tax, for assessing income tax, for doing all sorts of things, this year can be called as financial year as well as previous year. तो अगर आप किसी एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, then in your examination please explain that financial year is also previous year for the assessment year. अगर ये चीज आप लिखेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हैं थ्योरी पार्ट्स में। अब इनकम टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं। रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे देश में आप जानते थे ओल्ड टैक्स रिजीम चलता है, अभी भी चलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की स्लैब्स दी हुई हैं और बहुत सारी डिडक्शंस का प्रावधान है। देयर आर नंबर ऑफ डिडक्शंस अंडर 80C चैप्टर 6 से, यू नो ऑल दोस थिंग्स।
वेयर एज न्यू टैक्स रिजाइम जो आया है, जो कि फ्यूचर है मुझे लगता है, उसमें टैक्स स्लैब्स को छोटा छोटा कर दिया है, इनकम टैक्स के रेट्स को कम कर दिया है, बट कोई भी डिडक्शंस जो हैं, कोई भी नहीं, कुछ डिडक्शंस तो अलाउड है, बट अधिकतर डिडक्शंस जो हैं, स्पेशली 80 वाला सेक्शन जो सबका फेवरेट होता है ना, जिसमें हम LIC वगैरह इन चीज़ों की ले लेते हैं डिडक्शंस, वो अब इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है। एक एनालिसिस है कि अगर आपकी तनख्वाह 12-13 लाख 12 to 13 लाख रुपीस पर एनम से ज़्यादा है तो न्यू टैक्स रिजीम में आप कम टैक्स पे करते हैं, और अगर आपकी इनकम 12-13 लाख रुपीस पर एनम से कम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो आपको फ़ायदा देगा, इन कंडीशन दैट आप अपनी सेविंग्स जो हैं उसको फुली यूटिलाइज करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर ये स्लैब्स मैंने आपके लिए कंपाइल की हैं, ये आपको जगह जगह मिल जाएंगी, क्लियर टैक्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आप कहीं भी देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिजाइम की स्लैब्स क्या है? फॉर इंडिविजुअल्स लेस देन 60 ईयर्स, यानी आपके हमारे जैसे लोग जो 60 साल से कम उम्र के हैं, यानी द पर्सन हु आर नॉट सीनियर सिटीजन, ये उनकी टैक्स स्लैब है। 2,50,000 तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है, नील इनकम टैक्स है। 2,50,000 to 5 लाख बन रही है तो 5% है 2.5 लाख के ऊपर का, यानी कि 12,500। 5 लाख to 10 लाख 12,500, यानी ये वाला 12,500 प्लस 5 लाख के अबव जो 20% का रेट लगा के निकलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे 1,12,000। देखिए 20% निकाल लेते हैं। 5 लाख टू, अगर मान लीजिए किसी की 10 लाख इनकम है तो 5 लाख का 20% 1 लाख हो गया, प्लस ये वाला 12,500, तो 1,12,500 प्लस 30% ऑफ अबव 10 लाख। तो यानी अगर 10 लाख के ऊपर आपकी मान लीजिए एनुअल इनकम 30 लाख रुपीज़ है तो 20 लाख के ऊपर 30%, 6 लाख रुपीज़ इनकम टैक्स यू आर सपोज टू पे इफ यू आर एन इंडिविजुअल हु इज लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज। एक शब्द मैं बोल रहा हूं आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप ध्यान रखिए, इंडिविजुअल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो इफ यू राइट इन एग्जाम, डोंट राइट फॉर पर्सन्स, फॉर पेयर्स, यू राइट फॉर इंडिविजुअल्स। इनकम टैक्स की भाषा में टैक्स पेयर को इंडिविजुअल, जिसके भी असेसमेंट हो रहा है उसको इंडिविजुअल कहा जाता है। इंडिविजुअल सैलरी के प्रोस्पेक्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसे सभी लोग जो 60 से ऊपर हैं बट 80 साल से कम है, दैट इज सीनियर सिटीजन। तो भाई इनकी टैक्स रेट मैंने आपके सामने रख दी है, ये है। इनकी एग्जम्पशन 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख है, बाकी सारा जो ट्रीटमेंट है वो सेम टू सेम है। फिर 80 ईयर्स एंड अबव सुपर सीनियर सिटीजन्स, भाई भगवान लंबी आयु दे, हम सबके बड़े लोग जो हैं, दे आई विश दे लिव अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ। दादा दादी, नाना नानी, माता जी, जो भी हैं आपके घर में, 80 ईयर्स एंड अबव होते ही 5 लाख तक निल हो जाता है टैक्स। दिस इज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, सुपरमैन सीनियर सिटीजन, ये वाली एक कैटेगरी और है। इंपॉर्टेंट ये है कि अंडर 87A आपको, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, इसको याद रख लीजिए, वैसे आप सब लोग जानते होंगे, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम आ रही है, 5 लाख से कम आ रही है आपकी इनकम, इन दैट केस आपको 12,500 रुपीज का टैक्स रिबेट मिलता है। टैक्स रिबेट मिलता है। अब देखो यहां पे आप जरा गौर करो, अगर आप 5% ऑफ 2,50,000 पे भी कर रहे हो, अगर आप पे कर रहे हो तो 12,500 रुपीज का आप नेट डिडक्शन ले सकते हो, 87A के हिसाब से रिबेट ले लोगे। एंड इन दैट केस सच बात तो ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। कान खोल के सुन लीजिए, अगर करंट सिचुएशंस में आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से कम है तो आप टैक्सेबल नहीं हैं, आप टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, आप पे बनता ही नहीं है। क्लियर कर लीजिए, किसकी वजह से कि ये जो 12,500 निकल रहा था, इसे हमने सेक्शन 87A के अंदर इसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया, रिबेट के रूप में दे दिया गवर्नमेंट ने। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीज तक इट्स एब्सोल्युटली निल। अब बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम। इंपॉर्टेंट ये है कि अंडर सेक्शन 115BAC ये टैक्स रिजीम है। इसके अंदर क्या है, 80C, 80D, 80TTB, HRA वगैरह, इनकी कोई भी एग्जम्पशन जो है ना एडमिसिबल नहीं होती है, कुछ भी अलाउड नहीं होता है। मतलब आप अगर 5 लाख रुपए कमाते हो तो सीधे 5 ही लाख रुपए गिनेंगे। प्रोफेशनल टैक्स जो आप पे करते हो वो भी अलाउड नहीं है। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर NPS, अगर NPS में आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इसके अंदर अलाउड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बड़ी अच्छी स्लैबिंग की गई है। 2.5 लाख से 5 लाख में 5%, 5 लाख से 7.5 लाख में 10, 15, 20। तो यहाँ देखिए, वहाँ 10 लाख से ऊपर 30% लग जाता था, यहाँ 15 लाख से ऊपर
30% लगता है। तो अगर हम एक चीज चेक कर लेते हैं 15 लाख के ऊपर 1,87,500 टैक्स बन रहा है 15 लाख के ऊपर। अगर हम पुराने रिजीम के अंदर जाते हैं, यहां जाते हैं, तो 1,12,500 तो यहीं तक हो गए थे हमारे, यहीं हो गए थे, प्लस 15 लाख की बात करो 50 लाख का, तो 5 लाख का 30% मोर 1,50,000 रुपीज। 5 लाख का 30% इज 1,50,000 प्लस दिस, यानी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको 2,62,500 टैक्स देना पड़ेगा। न्यू रिजीम जो है ज़्यादा इनकम वालों के लिए केवल 1,87,500। अगर आप 15 लाख रुपीस तक कमा रहे हैं तो डेफिनेटली ये बेटर है फॉर पर्सन्स हुज इनकम इज मोर देन 12 to 30 लाख रुपीस पर एनम। और ध्यान रखिए कि 87A वाली जो 12,500 की रिबेट है ना, यहाँ तक 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है, हियर इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली अलाउड। वैसे बातें करने में मज़ा आ रहा होगा ना, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, क्या कितनी बड़ी, मतलब आप देख रहे हैं हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर। हम मतलब मज़ेदारी यही है कि हम बात करते हैं लाखों करोड़ों में, छोटी मोटी बातें एकदम साइड। What we are talking about millions and trillions of dollars. No, we are talking about lakhs of rupees. And may the day comes when you guys will get a salary of 50 lakh, 20 lakh, 25 lakh, 30 lakh, and one day, maybe 10 years down the line, जिस दिन आपकी सैलरी एक्चुअली 25 lakh, 30 lakh, 50 lakh होगी, you will be posting a comment after listening to this dialogue of mine. तो अगर आप आज से 10 साल बाद बहुत सारी इनकम कमा रहे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ थम्स अप करिएगा वीडियो को और मेरे को कमेंट डालिएगा कि सर हम अभी भी आपका वीडियो देख रहे हैं, वी आर सिटिंग इन 2030, आई विल बी सो ग्लैड। जोक्स अपार्ट, सीरियस हो जाते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। आप में से कई लोग एग्जाम के पर्पज से देख रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सैलरी, भाई सैलरी की डेफिनेशन लिखने को अगर मैं आपसे कहूँगा, व्हाट विल यू राइट? सर सैलरी की डेफिनेशन है जो हमारी इस जेब में आती है, इस हाथ से निकलती है और चली जाती है, हाथ में कुछ नहीं बचती, वही तो सैलरी यहाँ है, वही है। जेब में आती है थोड़ी सी, घर में जाती है बहुत सारी, लोन लेना पड़ता है, ये करना करता है, वो करना, बिल्कुल। बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सैलरी एज कर इनकम टैक्स एक्ट इज सैलरी इनकम refers to the compensation received by an employee from a current or former employer for execution of services। जो सेवाएं हम देते हैं, the things we do for our employer, in return in compensation to that we receive salary, simple as that। Thus, income is taxable on salary under section 15 only if an employer-employee relationship exists। ये ध्यान रखिएगा, हमारी कोई भी इनकम, रैंडम इनकम को हम सैलरी इनकम नहीं कह सकते। कल को आप कह दो ये मैं रेंट आ रहा है, मैं तो सैलरी में डालूंगा, बिल्कुल नहीं डाल सकते जी। फैमिली पेंशन जैसी चीज को भी वी विल हैव टू पोस्ट इनटू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स टू दोज स्टूडेंट्स जिन्हें एग्जाम में लिख के आना है, who are reading and looking after my video for examination purpose, please understand, for income of salary and from definition of salary, please write these words, employer-employee relationship। इस वर्ड को अगर आप लिख के आएंगे एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए, एकदम आपकी वैल्यू जो है ना बढ़ जाएगी। यू विल गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स इफ अदर्स आर नॉट राइटिंग। सेक्शन 15 को भी ध्यान रखिए। सैलरी में क्या क्या आता है भाई, ये सारी चीजें आती हैं। ये पीडीएफ में ऐप पे अपलोड कर ही दूंगा। आई एम सॉरी, पिछली चीजें मैंने प्रॉमिस की थी, मैंने ऐप पे नहीं डाली क्योंकि सर्वर मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा था, बट नाउ इट्स फिट एंड फाइन। तो आज ही की वीडियो के बाद आपको ये सारी चीज़ें नेट पे मेरे ऐप पे, एड्यूथाला ऐप पे मिल जाएंगी। तो सिंपली सैलरी इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स, तो आप पढ़ सकते हैं खुद ही, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सब हमारी सैलरी इनकम का पार्ट हैं। बट फैमिली पेंशन आप जानते हैं ना, फैमिली पेंशन क्या होती है। तो जो फैमिली पेंशन है हमारी, दैट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर सैलरी इनकम। फैमिली पेंशन इज इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये सारी चीजें ना, ओवर टाइम अलाउंस वगैरह सब चीजें आपकी आती हैं और ये सैलरी में नहीं आता। रिटायरमेंट ग्रेचुटी, डेथ ग्रेचुटी, यूनिफॉर्म अलाउंस, वैल्यू ऑफ एलटीसी। भाई एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, बैंक्स में भी मिलता है, केंद्रीय सरकारियों को, कर्मचारियों को मिलता है, रेलवे वालों को भी मिलता है। अगर आप छुट्टी पे कहीं घूमने जा रहे हो, उसके पैसे का जो रीइंबर्समेंट करते हैं ना, दैट इज नॉट काउंटेड टुवर्ड सैलरी। लीव एनकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने बिकॉज डेजिग्नेशन किया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मेरा जो लीव एनकेशमेंट था दैट वाज टैक्सेबल बिकॉज इट वाज नॉट ऑन रिटायरमेंट बट इट वाज ऑन रेजिग्नेशन। सो लीव एनकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन
सैलरी, ये सैलरी का कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, वो आप जानते हैं पेंशन कम्यूटेशन कैसे होता है कि हम अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एक साथ पाने के लिए इन लम्प सम वी मेक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, any interest on contribution made in excess of 2.5 lakh in EPF and 5 lakh in GPF will be taxable as income from other sources in the hand of employee or person contributing to those funds। सिंपल सी बात है, अगर आपके GPF का इंटरेस्ट जो है, जनरल प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट का होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो किसी का भी हो सकता है, 2.5 लाख 5 लाख से ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो उसको टैक्सेबल माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। अलाउंसेस जो कि इनकम टैक्स के अंदर आते हैं और उनको कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है। भाई ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए बिल डालते हैं हम लोग, ट्रैवलिंग अलाउंस, आप कहीं गए कंपनी के काम से, आप लौट के आपने कहा साहब मैं कंपनी के काम से गया था, आई वांट रीइंबर्समेंट ऑफ माय एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग अलाउंस, फुली एग्जम्प्ट है। कन्वेंस अलाउंस फुली एग्जम्प्ट है। हेल स्पेशल ट्रैवल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस ये एग्जम्प्टेड है, बट इनकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं। लिमिट्स कैसे हैं? एल्टीट्यूड के हिसाब से लिमिट्स हैं, अलग अलग तरह की लिमिट्स हैं। मैंने नीचे कुछ लिंक्स दिए, उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपकी अगर हाइट जो है जिस एरिया में आप रह रहे हो उसकी इतने से ज़्यादा है, इतने मीटर से ज़्यादा है, तो आपको इतनी एग्जम्पशन मिलेगी। अलग अलग चीज़ें डिफाइंड है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है CEA 2250 पर मंथ के हिसाब से। आपको ध्यान होगा जो अमाउंट हमारा होता है उसमें से 100 रुपीज़ पर मंथ यानी 1200 रुपीज़ पर ईयर एग्जाम्प्ट होता है। 2 बच्चों तक का एग्जाम्प्ट होता है ये। हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस 300 रुपये, ड्रेस अलाउंस फुली एग्जाम्प्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस में डिफरेंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो हमें सैलरी में मिलता है, ये 1600 पर मंथ तक जो है टैक्स फ्री है, और इसके ऊपर का जो भी अमाउंट है दैट इज टैक्सेबल। एंड फॉर डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल वर्ड में यूज किया है, वैसे हैंडीकैप शब्द है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, बट आई लाइक टू यूज डिफरेंटली एबल्ड। 3200 क्यों? क्योंकि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनको डबल TPA मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस TPA, ट्रैवलिंग अलाउंस TA। HRA का ट्रीटमेंट नीचे बताया गया। भाई देखो HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो भाई कई जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं दे से कि आई नो यू आर लिविंग इन अ हाउस, कई लोगों की लोकेशन भी चेंज होती है, ट्रांसफरेबल होती है, तो हम लोग उनको ना हाउस रेंट अलाउंस देंगे। भैया आप रेंट करते हो या नहीं करते हो उससे कोई मतलब नहीं, आप अपने खुद के घर में रहते हो तब भी आपको HRA मिलेगा। तो HRA क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स रेंटेड अकोमोडेशन। यू कैन क्लेम HRA exemption only if you are residing in a rented house। अगर आप अपने घर में रहते हैं ना, in that case you are not supposed to claim for HRA exemption। क्या होता है? इन तीनों में से जो भी कम हो, देखो बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो जरा ध्यान से सुनिए। आपको जो एक्चुअल HRA मिला है वो, आपने जो एक्चुअल रेंट पेड किया है उसमें से अपनी सैलरी का 10% माइनस कर दो, और 40% ऑफ सैलरी, और अगर आप मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों को पहले कैलकुलेट करके आप रख लीजिए। इसका एग्जाम्पल वाला लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और बेसिक सी बात है, आपका एक्चुअल HRA मान लो 50,000 है, आपने रेंट पेड किया 1 लाख, और आपकी सैलरी का 10% जो होता है वो होता है मान लो 80,000, तो ये हो गया 20,000। 40% ऑफ सैलरी आपका जो बनता है वो बनता है 4 लाख। तो इनमें से सबसे कम होगा उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे इंक्लूडिंग DA। अगर आपके DA को आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड किया जा रहा है तो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ लीजिए। अगर आपको जो DNS अलाउंस मिलता है वो आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन और बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जाएगा, तो सैलरी का मतलब है बेसिक पे इंक्लूडिंग DA। और अगर उस DA को आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं लिया जाएगा तो इट इज बेसिक पे एक्सक्लूडिंग DA। ये बस आपको ध्यान रखना है। वैसे इतना टिपिकल चीज है, आप जानते होंगे कि आपके DA को रिटायरमेंट बेनिफिट्स में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इफ HRA रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु इज लिविंग इन ओन हाउस और इफ ही डज नॉट पे एनी रेंट तो फुली टैक्सेबल है। ऊपर बात कह रही थी भाई HRA केवल तभी एग्जाम्प्ट होगा, कब एग्जाम्प्ट होगा? जब आप रेंट के घर में रहते होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में किसी से पूछा जाता है तो बिल्कुल लिख के आइए। इट इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय टू सबमिट पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब मकान मालिक साहब है ना, जिनके सामने हम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो वैसे ही कुछ नहीं देते हैं। पानी की सप्लाई मांगो तो गाली देते हैं, बिजली की सप्लाई मांगो तो गाली देते हैं, बट उनका पैन कार्ड जरूर मांगो। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के में मांगा जा रहा है। अगर आपका साल का रेंट 1 लाख को पार कर जाता है, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका साल का रेंट है, इन दैट केस यू हैव टू कोट पैन कार्ड ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर श्योर।
अलग अलग डिडक्शंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आज की डेट में स्टैंडर्ड डिडक्शन चल रही है, आपकी जितनी भी इनकम होगी ना, जितनी हो 5 लाख 10 लाख 20 लाख डजेंट मैटर, उसमें से 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर अर्निंग 3 लाख रुपीज़ then you will get 50,000 rupees standard deduction. Now your income is 2,50,000. This is applicable for all. प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो जो भी आपने पे किया है वो आपको सैलरी में से घटा देना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, इसका ये ट्रीटमेंट है 1/5 ऑफ द सैलरी और ₹5,000 विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी कम हो दैट इज टैक्सेबल, दैट इज एग्जम्प्ट। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन एंड हाउसिंग इंप्रूवमेंट लोन, अगर आप अपनी रहती हुई प्रॉपर्टी, कोई आपके पास प्रॉपर्टी है इसमें आप रहते हैं, तो सेक्शन 24B के अंतर्गत, सेक्शन 24B के अंतर्गत ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप खुद रहते हैं, आप 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपीस तक इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन का एग्जम्पशन उठा सकते हैं, अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप खुद रहते हैं, खुद रहते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेक्शन 80 ऑफ चैप्टर 6 से 80C की बात करें, सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग जानते हो। 80C सेक्शन सबसे फेमस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, GPF, PPF, SSS, सुकन्या समृद्धि अमाउंट, सीनियर सिटीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, CGE, GIS, NSC, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, ट्यूशन फीस 2 चिल्ड्रन तक, 1,50,000 तक ओवरऑल आप मान लो तो 80CC CCD 1 तक ये सारे एग्जम्पशन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा 80 CCD 1B में एडिशनल 50,000, मतलब अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के में अंतर्गत एनरोल्ड हैं, दैट इज यूर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयर इज अ एनरोलमेंट इन NPS, देन यू कैन गेट एडिशनल बेनिफिट ऑफ ₹50,000, मतलब एक्सक्लूसिवली फॉर नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन। 80 CCD 2 के अंदर पूरा 14% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब समझ रहे होंगे, पूरा 14% जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपको सैलरी का पार्ट माना जाता है, वो एग्जम्प्ट कर दिया जाता है 80 CCD 2 के अंदर। सेक्शन 80D बड़ा ही फेमस सेक्शन है आज के टाइम में, हेल्थ का। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह आपने कराए हैं उसका आपको छूट मिलती है 25,000 तक, और अगर सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं तो 50,000 तक। ये सारी चीजें बोल रहा हूँ थोड़ी सी याद करने वाली हैं, याद कर लीजिएगा, PDF तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप शब्द जरूर यूज कीजिएगा। इफ यू आर राइटिंग योर आंसर, प्लीज यूज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। 5,000 रुपीज तक ही होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो एग्जेम्प्ट होता है ना, 5,000 तक ही होता है। CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस या फिर स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम हो जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, हेल्थ स्कीम में है, वो पूरे 80D के अंदर एग्जेम्प्ट होते हैं। 80DDB में जो है, पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, इसमें क्रोनिक डिसीज जो हैं, एड्स, कैंसर, जो मेजर डिसीजेज हैं, उनके लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो 40,000 तक की स्पेशल डिडक्शन प्रिस्क्राइब्ड है, दी गई है। और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपीज तक 80DDB में है। तो आपके सामने ये स्थिति भी कभी बन सकती है कि आप कौन है, आप वो व्यक्ति हैं जो सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो इस चीज की डिडक्शन आपको देनी है। सेक्शन 80EEB, दिस इज डिडक्शन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये लेटेस्ट है, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो उसके लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी 1,50,000 तक की जो है एग्जम्पशन आपको 80EEB में मिल रही है, और उसकी लास्ट डेट रखी 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 तक अगर आप लोग कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है इनकम टैक्स में। सेक्शन 80E, डिडक्शन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के केस में ना एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है एग्जम्प्ट हो जाता है। 80G फॉर डोनेशन टू नोटिफाइड फंड। देखिए बहुत सारे फंड्स नोटिफाइड किए गए हैं, उसमें कुछ फंड्स 50%, आप मान लो किसी को 1,000 की डोनेशन देते हो, तो कुछ फंड्स ऐसे हैं जिसमें केवल 500 रुपए आप इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट कर सकते हो, और आप 1,000 की देते हो तो कई फंड ऐसे PM केयर्स फंड्स, PM रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड विच आर 100% एग्जम्प्ट, 100% एग्जम्प्ट। एक चीज ध्यान रखिए, ये कैश डोनेशन जो है, अगर आप कैश में डोनेशन दे रहे हो तो उसकी लिमिट केवल 2,000 रुपए है। 2,000 रुपए से ऊपर की कैश डोनेशन को आप यहाँ क्लेम नहीं कर सकते, आप दे ही नहीं सकते वैसे तो। 80 TTA TTB बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट है, आप इंटरेस्ट कमाते हैं अपने बैंक अकाउंट से। अगर आप 60 ईयर्स से कम के व्यक्ति हैं तो आप जितना इंटरेस्ट कमाते हैं
10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट हम एग्जाम कर देंगे। आप 10,000 कमाओ, 10,000 फ्री है। सीनियर सिटीजन है, आप 50,000 कमाओ, 50,000, 50,000 इज फ्री। अबव दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। 80 टीटीए टीटीबी की ये लिमिट्स हैं। सेक्शन 80U वेरी इंपॉर्टेंट, डिडक्शन फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर विद डिसेबिलिटी, यानी ऐसे व्यक्ति जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको एक एडिशनल फ्लैट डिडक्शन दी गई है 75,000 की, ठीक है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड है, यानी आप कितना भी खर्चा करो, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति हो, आपका खर्चा भले ही 10,000 हो या 20,000 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, बट यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज। एंड इफ द डिसेबिलिटी इज मोर देन 80%, then you can get a flat deduction of rupees 1,25,000 rupees. 80DD section deduction towards payment made towards maintenance of medical treatment of disabled dependent or paid deposit any amount under relevant approved scheme। देखो सिंपल सी बात कह रहे हैं, यहाँ कह रहे थे कि आप अपने खुद के लिए you were doing it for self, now here it is for dependent, so if there is any dependent person on you then same deduction 75,000, 1,25,000 is available if this one was for self and 80DD is for any dependent। important point, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है ना वो 80C के अंदर हम लोग क्लेम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रन के लिए भी अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसकी भी डिडक्शन ले सकते हैं। ध्यान रहे एक ही जगह लेना है, ये नहीं कि स्पाउस भी ले रही है और आप भी ले रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। टीडीएस भैया एक बहुत ही दुखदाई, बहुत ही पेनफुल कंसेप्ट है टीडीएस। हमें सैलरी मिलती है, हमारे एम्प्लॉयर जो होते हैं ना टीडीएस काट देते हैं, भाई टीडीएस काट के मिलेगा, टैक्स हम काट के देंगे। तो भाई गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है सेक्शन 192 ऑफ आईटी एक्ट 1961 में कि इट इज ड्यूटी ऑफ एनी पर्सन, डीडीओ हो चाहे एम्प्लॉयर हो, जो आपको इनकम देता है कि वो आपका टीडीएस डिडक्ट करे सैलरी अगर वो आपको देता है तो। अगर आप डीडीओ के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो डीडीओ का मतलब होता है ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, या आपकी सैलरी को ड्रॉ करता है और आपको डिस्बर्स करता है यानी पेमेंट करता है। सो व्हाइल यू आर राइटिंग योर एग्जामिनेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, देन प्लीज डीडीओ की फुल फॉर्म लिख के आइएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स पाने की एक अच्छी जुगाड़ है। डीडीओ इज ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। सो एनी सैलरी डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो है ना वो जब भी आपको पेमेंट करता है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी इनकम का एस्टिमेट लगाए। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं तो 12 मंथ्स में आप कमाएंगे 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज में आप मान लीजिए जो 2,50,000 तक निल है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई आपको, और उसके ऊपर का जो बचा हुआ है उसके ऊपर आपका जो भी टैक्स बनेगा दैट इज टू बी डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये एसेस करना है आगे के लिए, मतलब इस साल आपकी जो अभी इनकम है उस पर जो भी चीजें हैं उनको लगाते हुए आपकी पूरे साल की इनकम को असेस कर लेना है अप्रॉक्सीमेटली। उसके ऊपर आपको जो भी लगता है कि इनकम टैक्स बनेगा आपको, मतलब आप एम्प्लॉयर हैं, आप डीडीओ हैं, तो उसको 12 मंथ्स की इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप डिवाइड कर लीजिए और फिर आप उसके अकाउंट से उड़ा दीजिए, सैलरी में से काट के दीजिए। ये जो है कटने के बाद गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना होता है, यानी आपने इनकम टैक्स काटा है तो जो एम्प्लॉय है जिनका इनकम टैक्स आपने काटा, जिस व्यक्ति से इनकम टैक्स आपने डिडक्ट किया है, टू दैट एम्प्लॉइज पैन नंबर यू हैव टू डिपॉजिट दैट टैक्स डिडक्टेड सोर्स, सो दैट जब वो व्यक्ति अपना रिटर्न फाइल करेगा ऑन दैट डेट, दैट amount of TDS will be reflected in the income tax on the income tax website, तो वो क्लेम कर लेंगे उसको। फॉर्म 16 वो होता है जो हमारी जो एम्प्लॉयर होते हैं वो हमको एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड डिडक्शन ऑफ टीडीएस देते हैं, जिसके बेस पे हम अपना ITR दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो भाई डीडीओ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपसे आपका इनकम टैक्स जो है ले, उसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं, ये करना ही करना है टू एवरी डीडीओ। मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रिटर्न्स जो होते हैं डीडीओ को सबमिट करने होते हैं। उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, फर्स्ट क्वार्टर दैट इज 1 अप्रैल टू 30 जून जो होती है वो 30 जून को खत्म होता है, 31 जुलाई तक उस क्वार्टर में आपने कितनी इनकम दी। अब मैं एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग लाइक एन एम्प्लॉयर। आई एम थिंकिंग, अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि आप एक एम्प्लॉई आप सैलरी कमा रहे हैं, नाउ आई एम सेइंग दैट यू आर द एम्प्लॉयर, आप सैलरी दे रहे हैं, यू आर द पर्सन हु इज अलॉटिंग द सैलरी टू वेरियस पर्संस। इन दैट केस फर्स्ट क्वार्टर में आप जितनी सैलरी दोगे उस पर जितना टीडीएस काटोगे उसकी 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक आपको 24Q फॉर्म के अंदर फाइल करना है रिटर्न। ऐसी सेकंड क्वार्टर, ऐसी थर्ड क्वार्टर, ऐसी फोर्थ क्वार्टर। और ध्यान रखिए जो फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न होता है दैट इज 31 मार्च, उसको हम एनुअल रिटर्न कहते हैं। सो एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड अप टू 31 मई।
ध्यान रखिए, मैं बात कर रहा हूं यू आर एन एम्प्लॉयर, URADDO, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 24Q बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर अगर आप अपने पेपर में कोट करके आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिएगा गूगल करके 24Q फॉर्म कैसा होता है, उसके अंदर कई डिटेल्स होती हैं। जो एम्प्लॉयर है उसका टैन नंबर, उसका पैन नंबर, जो एम्प्लॉयर है उसने किस किस की सैलरी पे करी, कितनी कितनी पे करी, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड, वो जो टीडीएस डिडक्ट किए हैं वो किस किस पैन नंबर के हैं, इस तरह की डिटेल्स कंपाइल होकर इसके अंदर जाती है। Section 203 requires that the DDO to furnish to the employee a certificate in Form 16। कह रहा है ये जो Form 16 की हम बात कर रहे थे ना, ये Section 203 में कहा है कि भाई ये देना है, और ये देना है आपको 15 जून तक। किसको देना है? एम्प्लॉय को। तो अगर आप एक डीडीओ हैं और आप इसको एग्जाम में लिख के आना चाह रहे हैं तो डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स काटना है। डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स काटना टुवर्ड्स इनकम टैक्स एक्ट है। डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 24Q में क्वार्टरली स्टेटमेंट फिल करना इनकम टैक्स एक्ट की तरफ है। एंड डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू फॉर्म 16 ये है टुवर्ड्स एम्प्लॉय। ही सपोज द डीडीओ इज सपोज टू सबमिट टू हिज एम्प्लॉय फॉर्म 16, इशू अ फॉर्म 16 टू द एम्प्लॉइज सो दैट उन्हें पता चल जाए कितना टीडीएस काटा था, कितनी इनकम दी थी। एंड द डेट इज 15 जून, यानी कि अगला साल जो है 31 मार्च 2023 जो है उसका 15 जून 2023 तक मुझे फॉर्म 16 मेरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का 15 जून जो आ रहा है तब तक हम लोग को फॉर्म 16 सबको मिल जाना चाहिए। एडमिसिबल डिडक्शंस मे बी अलाउड बाय डीडीओ टू द सैलरीड एम्प्लॉय। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कह रहा है कि आप एक डीडीओ हैं, आप एक एम्प्लॉयर हैं। इफ यू आर एन एम्प्लॉयर एंड इन दैट केस आप कोई सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, तो अगर आपका एम्प्लॉय आपके पास अपने कागजात लेके आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है कि भाई ऐसा करो, मेरा होम लोन चल रहा है, मेरी LIC पॉलिसी चल रही है, तो आप उसे बिल्कुल कंसिडर करते हुए, यहाँ पे डिडक्शंस दी थी ना ऊपर, ये जितनी डिडक्शन दी थी इन सारी डिडक्शंस को कंसिडर करते हुए आप उनका टीडीएस काटेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हमने नहीं तुम बाद में कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो जाता है कई जगह, पर करना नहीं है। आपको जो भी एडमिसिबल डिडक्शन है बिल्कुल 100% उनको पे करना है। मैं कहा था, हाँ, डीडीओ शैल ऑब्टेन फ्रॉम द एसएससी एविडेंस ऑफ प्रूफ। हाँ, अगर ऐसा कोई क्लेम वो सबमिट कर रहा है तो आपको उसके सारे एविडेंस जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। 1 लाख रुपए के ऊपर हो जाएंगे तो HRA के एविडेंस भी चाहिए, पैन नंबर भी चाहिए, LTC, जो भी चीजें हैं ये सब हमको चाहिए। इफ एम्प्लॉय फेल्स टू फर्निश हिज पैन और आधार नंबर एज द केस मे बी। देखिए वैसे टीडीएस जो कटता है वो 10% कटता है, राइट। 10% के हिसाब से हम टीडीएस काटते हैं। आप जानते हैं 20-30% 10% काटते हैं, बट यहाँ पे ना 20% के हिसाब से काटेंगे अगर जो है आप पैन नंबर अपना नहीं देते हैं। टीडीएस और इनकम फ्रॉम पेंशन भी, पेंशन और सैलरी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस हमको नहीं करने हैं। ये सिंपल हमें ये लेके चल रहे हैं, जैसे सैलरी है वैसे पेंशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो भी पेंशनर रिसीव कर रहे हैं आप बिल्कुल उनसे टीडीएस भी काट सकते हैं, उनकी 80C वगैरह की डिडक्शन है वो भी दे सकते हैं, उनके सारे जो ट्रीटमेंट है उनका टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह सब आप इशू करोगे। ध्यान रखिए फैमिली पेंशन पे आपको नहीं करना है। हालांकि लेट मी टेल यू वन थिंग, इन दीज डेज फैमिली पेंशन भी जो इशू होती है उस पर भी टीडीएस काटा जाता है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट you are not supposed to deduct any TDS on family pension. So हमने ऊपर बात करी थी कौन कौन सी डिडक्शंस है, तो मैं आपको बताऊं एडवांस टैक्स नाम की एक चीज और होती है। एडवांस टैक्स क्या होता है कि हम लोग खुद से असेस करके कुछ टैक्स जमा करते रहते हैं, तो वो एडवांस टैक्स भी जो है ना फुल्ली एग्जम्प्ट है, मतलब उसका अमाउंट भी आपको कम करना होता है। तो फैमिली पेंशन में से भी लोग काटते हैं टीडीएस, और फैमिली पेंशनर्स जनरली एडवांस टैक्स जमा कर देते हैं, सो दैट दे नीड नॉट टू there is no need to deduct TDS. As far as income tax is concerned, yes, nothing is given. Family pension is not under the purview of tax deduction at source. ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बजट 2021 के, तो आप इसको यूज कर लो, आपको मजा आ जाएगा। कहा है कि भाई ITR फाइलिंग जो है ना वो सीनियर सिटीजन जो 75 ईयर्स से अबव हैं उनके लिए एग्जाम्प्ट है।
बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 75 ईयर्स से अबव है, आप केवल पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे जी रहे हैं, भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है ITR फाइल करने के लिए। बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, बहुत दिक्कत होती है बड़े बूढ़े लोगों को, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। आप प्लीज़ अगर एग्जामिनेशन में लिखें तो इस चीज़ को ज़रूर लिख के आइएगा। अगर कोई बात आ जाए ITR फाइलिंग को लेके या स्लैब्स को लेके आ जाए तो यहाँ लिख दीजिएगा सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनकम टैक्स ने प्री फिल्ड ITR लॉन्च किए हैं। अब हम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारी डिटेल्स जो है वो DDO की इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली उठा लेता है। ड्यू डेट को भी 3 मंथ्स कम कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर तक प्रोसेस भी करना पड़ेगा IT डिपार्टमेंट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये नंबर 1 पॉइंट जो था बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वर्थ रीडिंग लिंक्स दिए हैं मैंने आपको, आप प्लीज इन्हें खोलिएगा। इसके अंदर बहुत अच्छा, स्पेशली ये जो पहला लिंक है cleartax.in/s इनकम टैक्स, इसको आप ऐसे कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, क्लिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा इनकम टैक्स बेसिक्स फॉर बिगिनर्स क्लियर टैक्स। आप इसको दबा देंगे तो आपको ये मतलब बहुत ही अच्छा लिंक है मेरे हिसाब से। तो मैंने इसको दबा दिया, मैं अलाउ भी कर देता हूँ। अभी देखते हैं खुल जाता है अगर तो। इसके अंदर बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैसे इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है, कैसे HRA को कैलकुलेट करना है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको ये वाली चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन लिंक को एक बार पढ़ लीजिएगा। जो PDF जो है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ ऐप के माध्यम से। हम यहाँ पे करते हैं इनकम टैक्स बेसिक्स क्लियर टैक्स, ऐसे करके डाल देते हैं। वैसे लिंक है आपके पास, तो ये देखिए बड़ा ही अच्छा सा यहाँ पे दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। आप इसमें थोड़ा नीचे की तरफ आ जाइएगा, 80C के बारे में दे रखा है। सेक्शन 80C की डिडक्शंस देखिए कितने अच्छे से दे रखी है, कितने लाजवाब तरीके से सेक्शन 80C के बारे के जितनी भी डिडक्शन है वो सारी की सारी दी हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल्ड है। यहाँ से आगे चलते हैं, TDS और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैलकुलेटिंग टैक्स पेएबल। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है। आदित्य 25 वोल्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनका HRA एग्जम्पशंस, रिवाइज टैक्स कैलकुलेशन, आई सजेस्ट कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करिए। आपको कोई भी डाउट होता है, ये मैंने जो लिंक प्रेस किया था वो खुल गया है, तो आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऑन दिस नोट मैं आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ इस बात को कहते हुए कि आई होप मेरा वीडियो आपके किसी काम आएगा। आप किसी एग्ज़ाम में लिखेंगे, चाहे वो BCom का हो, चाहे MCom का हो, चाहे मेरा फेवरेट AAU एग्ज़ाम ऑफ इंडिया पोस्ट हो, तो आप लोगों को पसंद आएगा, आपके काम आएगा। रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर काम आ रहा हो तो मुझे कमेंट में हेलो या थैंक यू मत लिखिएगा, हेलो लिख दीजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। Until we meet next time, it is take care, good night, goodbye.